हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग क्लास थर्ड में हैं। वी आर डूइंग एमएमई 2। एमएमई 2 में हम लोगों ने एडवांस कैलकुलस से शुरुआत की और चैप्टर 15 का ये क्लास थर्ड है। क्लास 2 में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने लेवल कर्व किए थे। लेवल कर्व में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, सिर्फ एक 3D से लेवल कर्व को देखना सीखा था। आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि लेवल कर्व बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट हो जाए, और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में आज भी उस टाइप का देखेंगे हम लोग। तो एक जरा क्वेश्चन देखना पहले। क्वेश्चन नंबर, ये आपके उस पे पीडीएफ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। लेवल कर्व का शुरुआती 20 से है। 20 का ए है, z इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ देखो, तो सबसे पहले इसमें हम लोग z के कुछ वैल्यूज डालेंगे। अब यहाँ पर z को बच्चे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि z श्योरली पॉजिटिव होगा या z जो है वो श्योरली क्या होगा, नेगेटिव हो गया। क्या ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सब लीनियर फंक्शन है। z भी लीनियर है, x भी लीनियर है, y भी लीनियर है। लीनियर का मतलब पावर इज ऑड, और x नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप z की कुछ वैल्यूज ले लो, लाइक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अभी इतनी 5 वैल्यूज z की लेकर के नेचर एक बार देखो कि नेचर क्या आ रहा है। अगर आपको इतने पे ही आइडिया लग गया कि इसके लेवल कर्व किस डिजाइन के होने वाले हैं, तो आगे फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर इतने पे नहीं डिसाइड हो पाया तो फिर कुछ और वैल्यूज भी हम लोग लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे देखना, z अगर मैंने 0 डाला तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इधर आ गया, इज इक्वल टू 3। और x प्लस वाई इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x y, x 0 और y 0। सबको पता है स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है। जब आप x 0 डालोगे तो y की वैल्यू 3, और जब y 0 डालोगे तो x की वैल्यू 3। ठीक है, ये लाइन 0 3 और 3 0 से पास करेगी। अब z इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इधर आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखो ना, इतना पॉइंट क्यों निकाले, सबको इंटरसेप्ट फॉर्म तो आता है ना। तो दिस इज लाइन पासिंग थ्रू 0 2 एंड 2 0। ऐसे भी आप बना सकते हो, या फिर पॉइंट लेकर के भी बना सकते हो। अगर पॉइंट लेकर के ज्यादा मजा आता है तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। एक बार x की जगह पे 0 डाला तो y2, और एक बार y की जगह पे 0 डाला तो x2। क्लियर? अब एक बार -1 ले लें, z इज इक्वल टू -1। तो -1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पर हम लोग x और y लेंगे 0 0 4 4। तो ये हो गया 0 4 और 4 0 से पास करेगा। अब z इज इक्वल टू 2 ले लो। आइडिया तो लग ही गया है, लेकिन अब मैंने कह दिया है कि 5 वैल्यूज लेनी है, तो आप ले लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी ये पास करेगा किससे किससे, 0 1 और 1 0 से। लास्ट एक वैल्यू लेनी है -2। -2, तो -2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इधर आ गया, -2 उधर जाएगा तो 5। That means this line is passing through 0 5 and 5 0। सबका जब स्केचिंग करेंगे तो ध्यान देना जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, like this way। इस तरीके से हम इसको कर देंगे लोकेट, 1 2 3 4 5 6 7। ये किससे किससे पास कर रहा है, सारे लाइन को देखो। सबसे पहले z इज इक्वल टू 0, मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, तो ये 3 0 और 0 3 से पास कर रहा होगा। तो यहाँ देखो 3 0 एंड 0 3, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मैंने एक ग्रीन लाइन से, डार्क ग्रीन से कर दिया।
और यहाँ पर लिख दिया z इज इक्वल टू 0, मतलब ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। अब आगे जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, 1 फीट ऊपर या 1 मीटर ऊपर, आप जैसे भी मेजर करना चाहो, तो z इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू 1 पे ये 0 2 और 2 0 से पास कर रहा है। तो देखो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, ये इसका इंटरसेप्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो और इंटरसेप्ट कम हो गया, और इंटरसेप्ट कम हो गया, ये z इज इक्वल टू 2 पे। तो आप समझ रहे हो, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, नीचे सबसे बड़ा बेस, फिर छोटा, फिर छोटा, तो आप ना ऐसे उसको टच करते जा रहे हो, किसको, जेड एक्सिस को टच करते जा रहे हो। मतलब सबसे नीचे तो बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर ये आपके रूम का अगर ये है, तो सबसे नीचे सबसे बड़ा, थोड़ा ऊपर बढ़े तो फिर ये, थोड़ा और ऊपर बढ़े तो ये, मतलब इस तरीके से ये स्लोप बनता चला जा रहा है। इंटरसेप्ट थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, इस तरीके से। मतलब इसमें ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है, ये एक साइड का स्लोप बता रहा है। ठीक है, ये एक साइड का स्लोप बता रहा है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, इसका इंटरसेप्ट कम हो रहा है। तो हमें बस एग्जाम में यही बनाना होता है। और -1 और -2 के भी है ना बच्चे, सबको आवाज आ रही है? -1 कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। -1 पे 0440 और -2 पे 05। तो ये देखो 4 4, ये किस पे था, z इज इक्वल टू -1, और फिर 5 5, तो z इज इक्वल टू -2। यानी अगर पॉसिबल है तो एक्स वाई प्लेन के नीचे आप सोचो, यानी आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के नीचे अगर कोई रूम है, तो अगर आप वहां चले जाओ तो वहां पर और बड़ा ये है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। यानी इसके नीचे वाले रूम में, इस रूम का फ्लोर तो ये है, अगर आप इसके नीचे इमेजिन कर सकते हो, नीचे वाले रूम में, ऐसे नीचे भी तो एक रूम होगा ना, उस रूम में सबसे बड़ा इंटरसेप्ट होगा, उसके ऊपर फिर छोटा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, लाइक दिस वे। ये नीचे वाले रूम से शुरू होगा ट्रायंगुलर प्लेन और इस तरीके से जाएगा। तो ये मिलेगा हमें लेवल कर्व। तो लेवल कर्व में हमें खाली ये स्केच करना होता है, ये नहीं, ये तो खुद के समझने के लिए है। किसको किसको नहीं समझ में आया बच्चे, ऑनेस्टली बोलो। हाँ, कोई भी ले सकते हो। 0 और 1 2 लेने के पीछे मकसद ये होता है कि z इज इक्वल टू 0 इज ऑन द ग्राउंड लेवल ना, बेस लेवल। तो वहां से हम पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर और उसके नीचे क्या बिहेवियर हो रहा है, इसलिए z इज इक्वल टू 0 हम लोग जनरली लेते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया होता तो आप 0 +-1 +-2 ही लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं तो क्वेश्चन में हमें k या z ऐसे कुछ दिया रहता है तो हम वही पुट करके निकालते हैं, जितना दिया रहता है उतना ही के लिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है f(x(y) इज इक्वल टू y³ माइनस एक्स स्क्वायर एट k इज इक्वल टू 0, इसका लेवल कर्व बनाना है। तो पता है इनके क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि y³ माइनस एक्स स्क्वायर है ना एट k इज इक्वल टू 0। तो आप मान लो z इज इक्वल टू y³ माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें पुट कर देना है z इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 y³ माइनस एक्स स्क्वायर, तो y will be equal to y³ will be equal to x square, y will be equal to x square to the power 1/3। या आप इसको एक और चीज कर सकते हो, क्योंकि x to the power 1/3 का तो हमें ग्राफ बनाने आता है, और स्क्वायर को ऊपर लेते जाओ। पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? सबने पढ़ा हुआ है ना, x to the power m to the power n is equal to x to the power n to the power m। मतलब हम पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर। तो वही हम लोगों ने किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि MME1 से हमें इसका ग्राफ बनाने आता है, और स्क्वायर से क्या फर्क पड़ेगा ये बाद में देख लेंगे। तो बनाए इसका ग्राफ। सबको याद है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, चैप्टर 2 में हमने पढ़ रखा है। ये देखो, इधर से ऐसे लोअर आता है, इधर से ऐसे लोअर आता है, और इधर से ऐसे स्टीपर हो जाता है। इस ग्राफ में किसी को कोई डाउट बच्चे एक्स क्यूब का?
नहीं, ये देखो, ये लाइट ब्लू से मैंने y इज इक्वल टू एक्स मिरर इमेज बना दिया। अब रेड से देखो, अब मिरर बना दिया, अभी इमेज बनाने वाले हैं। ये जो नीचे पोर्शन था इसका ऊपर बना दिया और इसको इधर बना दिया, और जो ऊपर था उसको नीचे बना दिया, जो नीचे था उसको ऊपर बना दिया। तो ये रेड वाला देख रहे हो, एस लाइक शेप बन रहा है ना। दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स टू द पावर 1/3, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ जो है वो मिरर इमेज होता है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है वो इज बिहेविंग लाइक मिरर, इज बिहेविंग लाइक मिरर। अब बच्चे हमें ये ध्यान देना है कि y इज इक्वल टू एक्स 1/3 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर मतलब जो पोर्शन ऊपर है बिटवीन 0 and 1, वो थोड़ा और बिहेवियर दिखलाएगा। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ उछल करके जा रहा है तो थोड़ा और ज्यादा उछलेगा, मतलब इतना नहीं उछाल देना, और ज्यादा उछलेगा। और ये अगर आ रहा है तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, और नीचे वाले पोर्शन का स्क्वायर हो रहा है इसलिए ये ऊपर बनेगा, मतलब शेप तो यही होगा, सिमेट्रिकल होगा। समझ में आ गई बात? मैम ये नीचे वाला ऊपर क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो कभी भी y नेगेटिव होगा ही नहीं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से आएगा, उस ग्राफ को भी ऊपर ही जाना पड़ेगा। मतलब ये जो भी वैल्यू आ रही थी स्क्वायर करने से थोड़ा और नीचे आ जाता, तो मैंने उसको क्या किया, स्क्वायर करने से, अब जैसे माइनस इसके बीच में हेड इज -1, -0.8 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो और आप नीचे चले जाओगे ना, -0.64, तो उससे भी नीचे चले आए। लेकिन स्क्वायर होने के साथ साथ ये तो पॉजिटिव भी हो गया ना, तो ये नीचे ना बन करके कहाँ बनेगा, ऊपर चला जाएगा वाई में। आ गई बात समझ में? और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर y को और बड़ा होना चाहिए 1 के बाद, लेकिन ये x टू द पावर 1/3 भी तो है ना, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का क्यूब रूट है। हाँ, ये थोड़ा और स्टीपर होना चाहिए। एक्स क्यूब का, हाँ हाँ, नहीं वो सही कह रही है, ये थोड़ा और स्टीपर होगा, लाइक दिस वे। ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और ये थोड़ा और स्टीपर होगा, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और स्टीपर होगा, फ्लैटर नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा हमें। ये हो गया लेवल कर्व। तो जब हमें k की वैल्यू मेंशन की होगी तो हम सिर्फ उसी k के लिए निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ k इज इक्वल टू 0 देने के पीछे मकसद क्या था, देखो तो जरा। इसी एक क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लग गया, अगर और कोई k दे दे तब तो और टफ हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। उसके बाद से एक तो ये हो गया स्केच करने का लेवल कर्व, और एक ये है कि वेदर दिस लेवल कर्व इज पॉसिबल और नॉट। इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पीडीएफ में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21। शो डैट x square plus y square is equal to 6 is a level curve of fxy is equal to रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस है, रूट के बाहर है, -x² -y² +2, यानी रूट के अंदर में सिर्फ x² + y² है। एंड दैट ऑल द लेवल कर्व ऑफ f मस्ट बी सर्कल एट द ओरिजिन। ठीक है, उसके बारे में तो आएंगे बाद में। पहले ये देखो कि x² + y² इज इक्वल टू 6 एक लेवल कर्व है या नहीं। तो हम मान लेंगे कि लेट x² + y² इज इक्वल टू 6 is a level curve for certain z, for some z is equal to z1। कोई एक ये लेवल कर्व होगा, उसके लिए भी देखो बता रहे हैं। लेवल कर्व का मतलब है, आप अब यहाँ पे उल्टा हमें करना। लेवल कर्व का मतलब है कि आप लास्ट क्लास में थे बच्चे जिन्होंने पूछा है? ठीक है, मान लो कि कोई कैबेज है, या कैबेज है मान लो, या बॉल है, या कुछ भी राउंड सा शेप है, स्फेरिकल।
अगर आप उसको हर जगह कट करोगे बहुत सारे थिन स्लाइसेस में, जैसे प्याज को सैलेड में नहीं कट करते, तो आपको हर जगह क्या मिलता है? रिंग 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 रिंग, सर्कल सर्कल मिलते हैं। तो वो हर लेवल पे एक कर्व दे रहा है, अलग अलग कर्व, और हर सर्कल का रेडियस एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 6, इसका लेवल कर्व होगा या नहीं होगा? अगर हमें कोई जेड मिल गया तो ये लेवल कर्व हो जाएगा। अभी देखो, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना है। इसमें हम लोग एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड वन इज इक्वल टू रूट अंडर, जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा। उन सब जगह पे हमें 6 डाल देना है। अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखो तो जरा, इसकी जगह भी 6 डाल देंगे, इसकी जगह भी 6 डाल देंगे, क्योंकि हमें गिवन है। तो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 6 प्लस 2, यानी जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 6 माइनस 4। अब बताओ ये क्या कोई रियल नंबर है या नहीं है? रूट 6 माइनस 4 जो है ये रियल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कहेंगे कि जब हम इस हाइट पे होंगे तब हमें ये वाला क्या मिलेगा बताओ? लेवल कर्व मिलेगा। जब हम इस हाइट पे होंगे रूट 6 माइनस 4 पे, तब हमें ये वाला लेवल कर्व मिलेगा। यानी उल्टा चल करके अब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। सो एट z1 इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 4 we get this level curve, we get this level curve। कौन सी लेवल कर्व? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये लेवल कर्व हमें मिलेगा। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में? मैंने सोल्यूशन को चेक करने का वो तरीका है कि हम चेक करें सही है। नहीं, चेक करने का यही तरीका है कि कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। अगर z1 की हम वैल्यू नहीं निकाल पाते तब हम कहते हैं कि ऐसा कोई हाइट मिला ही नहीं जिस पे इसका कोई कर्व लाई करेगा, इसलिए ये लेवल कर्व होगा ही नहीं। ठीक है, यही तरीका ओके होता है। तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन जरा आप लोग करो तो। क्वेश्चन नंबर 22 दे रहे हैं आप लोगों को, ये आसान है। शो डैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी, फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर lies on level curve for fxy। fxy हमें दे रखा है e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसमें हमें चेक करना है कि ये एक लेवल कर्व होगा या नहीं होगा। तो आपसे जहां जहां हो सकता है सबको इकट्ठा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसकी जगह सी डाल करके एक हाइट निकालो जिस हाइट के लिए ये लेवल कर्व होगा। ट्राई करना चाहोगे? 2 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई करो तो इसको। नाउ सी बच्चे, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी पुट करना है ना। तो आप इसको एफ एक्स वाई को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओ, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और इसको अगर देखोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सो इट विल बी e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अगर आप एक्स स्क्वायर को a ले लेते हो, देखो ना ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म भी पहचानना जरूरी होता है। थोड़ा थोड़ा माइंड का लेवल अप बढ़ाओगे आप अपना। अब बच्चों जैसा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी। एमएमई में कभी भी क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, और आपने देख ही लिया एमएमई 1 में किस टाइप का कितना लेंथी पेपर था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब तो बस हमें समझ में आ गया कि इसकी जगह पे हमें c डाल देना है। तो पुट करेंगे और एक z हम लोग ढूंढ करके लाएंगे। तो दिस इज e टू द पावर c प्लस सी स्क्वायर। सो
लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इज अ लेवल कर्व कहाँ पर, एट z इज इक्वल टू ई टू द पावर c प्लस सी स्क्वायर, यानी इस हाइट पर ये लेवल कर्व है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे इतने ही टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको लेवल कर्व वगैरह निकालना है। ठीक है, तो लेवल कर्व इतना ही है। एक तो स्केचिंग वाला आएगा जिसमें कोई जेड नहीं होगा, तो हम अपनी मर्जी से 0 +-1 +-2 इतना ही 5 लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेवल कर्व निकालने में, टाइम तो लिमिटेड होगा। उसके बाद से अगर कोई के दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को ध्यान से। सिर्फ उसी के लिए अगर के की 2-3 वैल्यूज दी हुई है तो दोनों तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि z इज इक्वल टू 0 पे स्ट्रेट लाइन आ रहा हो, उसके ऊपर पैराबोला आ रहा हो, z इज इक्वल टू 3 के लिए सर्कल आ रहा हो, तो हम सबको अलग अलग बनाएंगे, एक ही ग्राफ में गंदा नहीं करना। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता तो कराते। देखते हैं, एक मिनट, अभी मुझे एट रैंडम समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन ऐसा होगा जरूर क्योंकि मैंने करा रखा है क्लास में, तो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। जब आप करोगे क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा ऐसा। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेवल कर्व। तो लेवल कर्व में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सारे बच्चे परेशान हो जाते कि मैम लेवल कर्व में है क्या। तो लेवल कर्व में खाली हमें ये देखना होता है कि इसका हर हाइट पे क्या ग्राफ मिलेगा। लाइक आप अगर इस पेन की बात करो, जो मेरे हाथ में पेन आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर इसका लेवल कर्व बनाओगे तो z इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट आएगा, उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल के रेडियस बढ़ते चले जाएंगे इतने हाइट तक। ये अगर z1 है तो z इज इक्वल टू 0.1 पे एक छोटा सा सर्कल, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल, फिर यहां से और इस z तक सर्कल का रेडियस सेम रहेगा, क्योंकि हर जगह जब आप कट करोगे तो इक्वल रेडियस के सर्कल मिल रहे हैं। अगर ऊपर में कोई और स्ट्रक्चर होता तो फिर इसका लेवल कर्व चेंज हो जाता। अगर लेवल कर्व एक जैसा मिल रहा है हर जेड पे, दैट मींस दैट स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूइंग फॉर सर्टेन हाइट, वही स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है किसी हाइट तक। जैसा कि इस पेन का ये सारे सर्कल अगर इस हाइट तक कंटिन्यू करे, दैट मींस वी आर गेटिंग अ सिलेंडर, क्योंकि बहुत सारे सर्कल के ऊपर अगर सर्कल है तो हमें सिलेंडर मिलेगा। तो लेवल कर्व यही होता है। आगे बात समझ में। एक छोटा सा एग्जांपल जनरलाइज, क्योंकि अब ये टॉपिक खत्म हो रहा है लेवल कर्व। अगर किसी इंसान का लेवल कर्व निकालना है, टॉपिक से थोड़ा हटके आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप इंसान का जमीन पे पैर देखोगे तो आपको ये लेवल कर्व मिलेगा, क्योंकि फुट बड़े होते हैं उसके ऊपर, फिर ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एंकल, तो ये छोटे होंगे, फिर बड़े 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 बड़े, फिर घुटने पे जाकर के छोटे, फिर बड़े बड़े। आपको समझ में आ रहा है लेवल कर्व। आप अगर थिन स्लाइसेस में किसी इंसान को कट करो तो आपको इस टाइप का दिखेगा। अब आप समझ रहे होंगे लेवल कर्व का मतलब। उसके ऊपर फिर एक सर्कल एक सर्कल, फिर ये सर्कल कम हुआ, फिर सर्कल ब्रॉडन होना शुरू हो गया, फिर ऊपर जाकर के इधर सर्कल 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 सर्कल, ये हैंड के लिए बहुत सारे सर्कल बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हेड के लिए, नेक के लिए सर्कल बनेंगे। तो ये हर जगह का लेवल कर्व है। सेक्शन में काटते जाओ, हॉरिजेंटली कट करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में जो जो आपको मिलेगा ये लेवल कर्व हो गया। तो ये तो मैंने आपको लेवल कर्व के थ्रू समझाया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल कर्व। किसी बच्चे को कोई डाउट लेवल कर्व में, फिर से वीडियो को पढ़ना, दोबारा क्वेश्चंस वगैरह करना। अगर कोई डाउट आता है तो फिर से आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। यहां भी बच्चे हमें कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है। ठीक है, लिमिट आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, एमएमई में लिमिट हमें नहीं पढ़ना है। जिन बच्चों ने जी में मैथ्स लिया था उन्होंने फर्स्ट सेम में लिमिट पढ़ा होगा, बट एमएमई में हमें लिमिट नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सीधा हम कॉन्टिन्यूटी पे मूव करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी में मान लो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x² y टू द पावर 5z माइनस एक्स वाई प्लस 8z, और मैंने पूछा कि फाइंड द पॉइंट वेयर दिस इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा इसका आंसर? कोई बच्चे बता सकते हो? हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए भी डोमेन जैसा ही लॉजिक लगाते हैं। क्या कोई स्क्वायर रूट है? नॉट एट ऑल। क्या कोई रेशियो फंक्शन है? वो भी नहीं है। यानी अगर कोई पूछे तो अरे इसमें तो हम कोई भी एक्स वाई की वैल्यू डाल सकती है, तो कहीं भी डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा।
तो इसमें हो जाएगा एक्स वाई बिलोंगिंग टू R2, ऑल एक्स वाई, सारे एक्स वाई आ जाएंगे हमारे, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फॉर ऑल लिख देंगे एक्स वाई बिलोंगिंग टू R2 इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस देखो कुछ क्वेश्चन में जहां पे डिस्टर्ब हो सकती है, वहां पर अगर मैंने ये दे दिया जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर, तो बताओ तो इसमें कोई लॉजिक लग रहा है जहां पर डोमेन जैसा डिस्टरबेंस आ सकता है फंक्शन में? ये किस टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर रूट है या रेशियो फंक्शन है? हाँ ठीक, ठीक है, रेशियो फंक्शन। और रेशियो फंक्शन में हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर कहाँ पर जीरो हो रहा है। ठीक है, ये आएगा सर्कल में ही आएगा, ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सो इट इज अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। तो इसके सरकमफेरेंस वाले पॉइंट पे कहीं भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इस सर्कल के और बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, आउटसाइड है, यस आउटसाइड है कॉन्टिन्यूअस, इनसाइड भी है, बस सरकमफेरेंस पे नहीं है, इतना याद रखना है आपको। तो आप लिख दोगे इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज, आज पेन के भी बड़े नखरे चल रहे हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअस everywhere except all points on the circumference of which circle, on the circumference of circle with center, इतना लिखना ही पड़ता है बच्चे इसमें, 0 0 and radius 2। आगे बात समझ में? इसको छोड़ के हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर अंडर रूट होता तो फिर हम उसमें पॉजिटिव कर देते, जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां वहां कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूटी में इतना ही है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको कॉन्टिन्यूटी में नहीं करना है। अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आता है तो एक हार्डली एक या दो नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें यही लॉजिक आपको डोमेन वाला ही लगाना पड़ेगा। क्लियर बच्चे कॉन्टिन्यूटी? अब बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया है, फंक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हमें आ गया है, एक्स वाई जेड भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, खाली एक्स वाई में भी फंक्शन हो सकता है। डोमेन भी पढ़ लिया है, डोमेन को तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया है, मतलब डोमेन जो है वो हम लोगों ने सेट में लिखना भी सीख लिया है और ग्राफ भी बना करके दिखलाना सीख लिया है। डोमेन के बाद फिर हम लोगों ने लेवल कर्व भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, लेवल कर्व के बाद फिर कॉन्टिन्यूटी भी देख लिया, और अब आ रहा है हमारा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसको सीखने में एक क्लास लग जाता है बच्चों को, क्योंकि बस आपका माइंड कब आप इस चीज को एक्सेप्ट करेगा इसी पे डिपेंड करता है टाइमिंग। देखते हैं कौन से बच्चे कितनी जल्दी सीख जाते हैं। पार्शियल का मतलब क्या होता है? कोई टीचर अगर देखते थे क्लास में किसी बच्चे को ज्यादा मानता है, ये जनरली हो जाता है स्कूल में, हम लोग भी बहुत सारे टीचर पे इल्जाम लगाए हुए हैं कि वो पार्शियलिटी करता है, क्योंकि टीचर का कुछ फेवरेट स्टूडेंट है तो उसको कुछ ज्यादा मार्क्स दे दिया टेस्ट में, ना चाहते हुए भी, अगर उसने मेरे से कॉपी करके लिखा तो उसको ज्यादा मार्क्स आएगा, मुझे कम आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कॉपी करने वाले को अगर आना चाहिए तो उसी को कम आना चाहिए, उसने कुछ ना कुछ तो गलत कॉपी किया होगा। तो पार्शियलिटी का हम लोग इल्जाम लगाते थे टीचर के ऊपर, ठीक है। अब पार्शियल का मीनिंग, इसका मतलब है कि आप कुछ बच्चों को साइड करके किसी एक बच्चे पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। वही पार्शियल डेरिवेटिव में भी होता है, जब आप एक के बारे में सोच रहे हो तो बाकी को आप इग्नोर कर रहे हो, वही चीज यहाँ भी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में अब हम डी ना लिख करके डेल यूज करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको कहते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब ये हम निकाल रहे होंगे तो y को मानेंगे कांस्टेंट, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट, y को बिल्कुल कांस्टेंट जैसा लिया जाएगा, जैसे 4 या 5 होते हैं, एज मैंने 5 ही लिख दिया, एज कांस्टेंट। इसी को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आप ऐसा वाला डेल मैनेज कर सकते हो तो आप मैनेज करो, ये बेटर है।
हम लोगों से नहीं होता तो हम लोग थोड़ा दूसरा वाला सिंबल यूज करेंगे। अभी तो हम बहुत अच्छे से लिख रहे हैं इसलिए यूज कर दिया मैंने। ये प्रॉपर सिंबल है पार्शियल डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट, कीपिंग x एज कांस्टेंट। कई बार जैसे कोई क्वांटिटी का डिमांड अगर 10 प्राइस पे डिपेंड कर रहा है तो हम एक कमोडिटी के प्राइस के रिस्पेक्ट में उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, खाली उसी प्राइस को बढ़ाएंगे और बाकी प्राइस को मान लेंगे कांस्टेंट, तो दैट इज पार्शियल स्टडी। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। पहले पार्शियल डेरिवेटिव तो निकालना सीख जाएं, फिर उस पर भी आएंगे धीरे धीरे करके। नाउ सी, अब करना है डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। एक फंक्शन ले लेते हैं z इज इक्वल टू, यहाँ पे आप समझो इस चीज को, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो कोई भी। z इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 2y²। ये कितने वेरिएबल में फंक्शन है बताओ जल्दी? दो वेरिएबल में, 2 वेरिएबल का फंक्शन है ये। z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, ऐसे बोलेंगे। तो z जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है। अब देखो जब आप डेल z बाई डेल x निकालोगे तो खाली x का डिफरेंशिएशन होगा। x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x²। इसमें कोई x है नहीं है। जब कोई x नहीं है तो ये पूरा 2y² एक कांस्टेंट जैसा होगा, इसको आप 10 मान लो और इसका हो गया डेरिवेटिव 0। अब देखो डेल z बाई डेल y जब आप निकालोगे तो x को मानोगे कांस्टेंट और x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बताना 0, क्योंकि इसमें कोई y नहीं है। y के नजरिए से x माना जाएगा कांस्टेंट तो x क्यूब भी माना जाएगा कांस्टेंट, और 2y² का क्या आ जाएगा बताओ 4y। क्लियर बच्चे? और इन दोनों को कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब एक एक बार किया है ना ये प्रोसेस, तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, पहले इन दोनों को लिख लो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम लोग ऐसा वाला डेल जेड बनाते हैं क्योंकि फास्ट फास्ट लिखने के लिए ये वाला बन जाता है आर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, आर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब सेकेंड ऑर्डर का जरा देखना, ऐसे लिखेंगे डेल 2z बाई डेल x2, यानी जो पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में हो चुका है उसको दोबारा हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सिंबल को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेल 2z बाई डेल x2 इज इक्वल टू डेल बाई डेल x, जो एक बार ऑलरेडी हो चुका है x के रिस्पेक्ट में उसी को दोबारा x के रिस्पेक्ट में करना है। यानी इन दिस एग्जाम्पल डेल बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल एक्स कहाँ है, ये रहा। तो इसी को फिर से यहाँ लिखेंगे और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। आ रही है बात समझ में? अब है डेल 2z बाय, हाँ करवा देंगे। एक और क्वेश्चन करवाएंगे उसके बाद से हम आपको देंगे कुछ करने के लिए, ठीक है? एक और क्वेश्चन मुझे करना है क्लास में, अभी वेट करो। डेल जेड बाई डेल वाई, फिर उसको दोबारा y के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि ये 2 किसके साथ लगा हुआ है, y के साथ लगा हुआ है। कहाँ है जरा ढूंढो तो, विथ रिस्पेक्ट टू y, ये रहा। तो डेल बाई डेल y 4y लिख दिया फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, 4y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा 4। तो बच्चों को तो लगता है यही दोनों होने चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन डेल 2z बाय, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले x हुआ था और दोबारा में मेरा y का मन कर जाए। पहले जो x हो चुका है उसको y के रिस्पेक्ट में दोबारा कर दें, यानी इसको ऐसे लिखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स और बाद में उस पे लगा रहे हैं डेल बाई डेल वाई। कहोगे मैम ये कैसे डिसाइड होगा कि पहले कौन और बाद में कौन? तो ध्यान दो, पहले डेल एक्स आ रहा है क्योंकि फंक्शन तो इधर ही होगा ना इसके अंदर जेड, फिर बाद में आ रहा है डेल वाई, इसलिए हमने डेल वाई को बाद में लगाया और पहले डेल जेड बाई डेल एक्स रखा हुआ है।
तो डेल बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कहाँ है, ये रहा 3x²। अब इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी वाई के रिस्पेक्ट में, जल्दी बताओ। 0, बिकॉज देयर इज नो वाई, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक और, हाँ क्योंकि अब आप वाई के रिस्पेक्ट में सोच रहे हो ना, ठीक है। बाहर में क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, और अंदर में कोई वाई है नहीं है, तो पूरा का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर वाई होता तो हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। अभी कुछ और क्वेश्चन हम करवाएंगे, अभी तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया ताकि आपको सबके बारे में बस इंट्रो मिल जाए। अभी इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर का एक क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। ये देखो, यहाँ पर पहले x था, बाद में y आया। हो सकता है कि पहले y वाले डेरिवेटिव को फिर हम x के रिस्पेक्ट में करना चाहें, तो डेल जेड बाई डेल वाई के ऊपर ऑपरेटर कहते हैं इन सबको, मैथमेटिकल ऑपरेटर ये लगा रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वाला ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो दिस विल बी डेल बाई डेल एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू y वाला कहाँ है, ये रहा 4y। 4y, देयर इज नो x, तो इसका भी 0। अब भी इस एग्जाम्पल के लिए समझ में आ रहा है ना, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पर हमने दोबारा x के रिस्पेक्ट में किया, तो जो अंदर में था एक बार x, फिर उस पर x लगाया, तो 3x² का आ गया 6x। ये डेल y2 है, जिसको कि हम डेल जेड बाई डेल वाई था, फिर दोबारा y लगाया, तो ये आ गया 4। पहले था x, बाद में है y, तो पहले x वाले को लेकर के उसको फिर y के रिस्पेक्ट में कर दिया, 0 आ गया। यहाँ पर पहले y फिर x, तो पहले y वाले को उसको x के रिस्पेक्ट में किया तो 0 आ गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, नोट में जो कि आपको, यस, हाँ वही नोट में वही बताने वाले हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हो वही अभी बोलने वाले हैं। यहाँ देखो, डेल एफ बाई डेल एक्स अगर आपको लिखने में परेशानी होती है, तो आप इसको एफ एक्स डैश भी लिख सकते हो, इजी हो गया। एक्स इज सबस्क्रिप्ट, उसका पोजीशन थोड़ा सा लोअर रखना और छोटा सा एक्स लिखना है, डैश ऊपर में लगा देना है। अब तो खैर डैश को भी इग्नोर करोगे तो भी पता लग जाएगा कि अगर आपने एफ के साथ थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे छोटा सा एक्स लिखा है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव का ही नोटेशन है। फिर डेल एफ बाई डेल वाई होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ वाई डैश, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो ये दोनों। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या नोटेशन बनेगा, ये देखो, एक्स एक्स डबल डैश, फिर डेल टू एफ बाई डेल वाई टू है, तो इसके लिए क्या बनेगा, एफ वाई वाई डबल डैश। उसके बाद से दो क्रॉस वाले रह गए ना, क्रॉस वाले मतलब पहले x और फिर y। तो यहां देखो, अब f के साथ पहले x आएगा फिर y आएगा, ये वाला नोटेशन भी आप यूज कर सकते हो। फिर डेल टू एफ बाई पहले y और बाद में x, तो ये आ जाएगा एफ वाई एक्स सेकेंड डेरिवेटिव। सब आ गया समझ में, फर्स्ट ऑर्डर के दोनों, सेकेंड ऑर्डर के 4 होते हैं, ये चारों का नोटेशन आपको समझ में आ गया, लिखने का तरीका। कभी कभी डैश अगर हम भूल भी जाएंगे तो उसके लिए मार्क्स नहीं कटता है, वो अंडरस्टूड होता है कि बच्चा पार्शियल डेरिवेटिव ही निकाल रहा है। तो डैश अगर लिख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो ये टीचर और स्टूडेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसे तो अगर कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर काट सकता है नंबर, लेकिन इतना इतना चलता है, सबको पता है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव ही निकाला जा रहा है। ये आ गया। और नोट 2 में भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, मैम इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स में लिखते वक्त उनका हाथ कांपने लगता है। तो चलो मजे की बात ये है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ये जो क्रॉस वाले होते हैं ना, वो सेम होते हैं। जिन बच्चों ने कैलकुलस पढ़ रखा है उन्हें तो आता होगा ये सारी चीजें। फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जी जी में जो लिया हुआ था कैलकुलस, ये होता है हमारा यंग्स और स्वर्स थ्योरम। यंग्स और स्वर्स थ्योरम इसको कहते हैं।
इन्होंने कहा कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ मेनी टाइम्स यू आर डिफरेंशिएटिंग दैट मैटर्स। यानी आपने पहले x का किया फिर y का, या पहले y का और फिर x का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार किया है। यानी अगर कोई फंक्शन में 2 बार x, 1 बार y और 3 बार z किया, उल्टा पुल्टा कर दो, y x z, 1 बार और x आ गया, 2 बार z आ गया, तो दोनों सेम होंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 2 बार तो यहाँ भी 2 बार, z के रिस्पेक्ट में 3 बार तो 3 बार। मतलब किस स्टेप में आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ये मैटर नहीं करता, कितनी बार किया है ये मैटर करता है। समझ में आ गया ये वाला नोट 2? दोनों नोट आ गए समझ में, नोट 1 और नोट 2? ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चन करने वाले उसमें ये सब वेरीफाई करेंगे, निकालेंगे ये सारी चीजें। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं? ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन कोई लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो अपना खुद का निकालना शुरू करें। इफ z इज इक्वल टू 1/2 ln x square plus y square, show that del 2z by del x2 del 2z by del y2 is equal to 0। ये हमें शो करना है, ठीक है। देखो बच्चे, इसमें ना ये सेकेंड ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है। सबसे पहले तो आप ये पहचानो, सेकेंड ऑर्डर तक जाने का एक ही रास्ता है, आपको फर्स्ट ऑर्डर से होकर के ही जाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो आप जंप कर नहीं सकते। तो आप लिखोगे सबसे पहले z इज इक्वल टू 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल जेड बाई डेल एक्स। जब आप x के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो भी 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर रख लो। और अभी सबसे पहले फंक्शन टकराया हम लोगों से ln, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग कहता है कि पहले आपको मेरे से होके गुजरना पड़ेगा। अब लॉग का तो कुछ ना कुछ हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा, लॉग का टैक्स देना पड़ेगा। लॉग का टैक्स क्या है? लॉग की वजह से इसका हम लोग कर देंगे लॉग ऑफ ब्रैकेट है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x। ओके, तो इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर अंदर वाले का करेंगे, चेन रूल सबने पढ़ रखा है, 2x आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जेड डैश। अब निकाल रहे हैं हम लोग जेड एक्स डबल डैश या फिर del 2z बाय del x2। अब x के नजरिए से देखोगे तो ऊपर, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, हाँ, x के नजरिए से देखोगे तो ऊपर भी x है और इसमें भी x है। तो अगर इस पूरे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? एनीबॉडी, कोई बोलो? कोशेंट रूल लगाएंगे। लगता है किसी और का भी हो गया। ओके, यहां देखो कोशेंट रूल लगाएंगे, तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो कोशेंट रूल में नीचे वाले का हो जाता है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखा, एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स रखा, फिर इसका किया x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0। वो इम्प्लिसिट मत कर देना कि वाई स्क्वायर का 2y और फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो हैबिट लगी हुई है ना सेमेस्टर 1 की, वो नहीं करना, हमें पार्शियल करना है। अब देखो जरा, इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर, ये -2x स्क्वायर, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे जेड वाई डैश। 3 बच्चों का हो गया, ठीक है। जेड वाई डैश निकालेंगे बच्चे,
तो y के लिए फिर से वही log फंक्शन आएगा, तो 1/2 log की वजह से, फिर लास्ट में हम एक बताएंगे log की वजह से 1/x² प्लस y² नीचे आएगा। उसके बाद से अंदर वाले का जब आप करोगे तो x² का इस बार 0 हो जाएगा और y² का क्या बचेगा, 2y। समझ में आ रहा है सभी को पार्शियल डेरिवेटिव? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों से मेरा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? 2 2 ठीक है, 2 कैंसिल। इतनी मेहनत उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं, नहीं तो काफी सारे बच्चे तो कर भी चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखो y अपॉन x² प्लस y² आ गया। अब अगर आप इसको देखो y के नजरिए से तो ऊपर भी y है और नीचे भी y है। अब जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, दोबारा करने चलोगे तो आपको लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने कर लिया वो भी वेट करें, इस क्वेश्चन के लास्ट में एक हम हिंट बताएंगे, शॉर्टकट टेक्निक इस क्वेश्चन को करने का। x² प्लस y² का होल स्क्वायर, फिर x² प्लस y² नीचे वाले को रखा, ऊपर वाले y का डिफरेंशिएशन किया, 1 आ गया, माइनस न्यूमरेटर को रखा और इसका करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 0 प्लस 2y। ये आ गया x² प्लस y² माइनस 2y² अपॉन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो ZYY डबल डैश इज इक्वल टू x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। कुछ आप नोटिस कर रहे हो? जरा इन दोनों को एक मिनट, जरा इन दोनों को कंपेयर करो। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में कंपेयर करो। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि x की जगह y ने ले रखी है और y की जगह x ने ले रखी है, ऐसा ही है ना कुछ। यहाँ देखो y² है तो इधर y की जगह x² आ चुका है, और जब x² आ रहा है तो उसकी जगह क्या आ रहा है, y² आ रहा है। तो ये अगर प्रोसेस आप नहीं भी करते तो डायरेक्टली ये लिख सकते थे। आप एक बार फंक्शन में चेक करो, आप चाहे x की जगह y डाल दो और y की जगह x, क्या फंक्शन में कोई बदलाव हो रहा है? फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x एंड y बोथ। आप x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एंड y। तो खाली एक पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना होता है, और जो उसका रिजल्ट आया उसमें आप x की जगह y डाल दो, y की जगह x डाल दो, आपको मिल जाएगा दूसरा वाला। नहीं आई बात समझ में? तो ये ध्यान दो। एग्जाम्पल में इसी का एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ZX डबल डैश आया था हमारा, क्या आया था, y² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो बस अब आपको रिप्लेस कर देना था सीधा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। y की जगह x² डाल देते, x की जगह y² डाल देते, नीचे में भी x की जगह y डाल देते और y की जगह x डाल देते। आ गया, देखो जो इतनी मेहनत के बाद आया वो कितना इजीली आ गया। अब हमें जो प्रूव कर, ये डायरेक्टली तो आता नहीं है, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए, इसमें क्वेश्चन कुछ और ही आता है, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सम करके 0 करना, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इन दोनों को जरा ऐड करके देखो तो ZXX डबल डैश प्लस ZYY डबल डैश। क्यों, कितने मार्क्स का जब भी कोई बच्चा पूछता है तो मुझे ये लगता है कि वो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। आप इसलिए पूछ रहे हो कि आप स्कोर कर लोगे या छोड़ोगे? अच्छा, तो इतना नहीं, तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन इसका नहीं आता। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो तो अल्फा बीटा इन सब में रहता है। ठीक है, यहाँ देखो x² प्लस y² का होल स्क्वायर हो गया, फिर दोनों को सम करेंगे तो y² माइनस x² प्लस x² माइनस y², क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, एलसीएम लिया, ऊपर को सम किया,
ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आ गया 0। तो इजी था ये। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हमें आ गया। तो एक क्वेश्चन देते हैं जरा। और इस क्वेश्चन को आप लोग करो सभी कोई। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर वाई स्क्वायर। आपको निकालना है एट 10 पॉइंट, आपको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है। एट 10 पॉइंट फाइंड एफ एक्स डैश। अच्छा एक चीज और, एफ एक्स डैश या एफ वन डैश बात एक ही होता है। इस बार हम 1 लिख देते हैं। एफ टू डैश, ये अंडरस्टूड होता है कि इसमें पहला वाला जो पोजीशन है वो 1 का है और ये दूसरा वाला मतलब 2 का है। यानी एफ वन डैश अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि आप चेक करना कि आपके फंक्शन में पहले एक्स है या वाई। अगर पहले एक्स है तो वो एफ एक्स डैश बोल रहे हैं। कभी कंफ्यूज करने के लिए वाई और एक्स भी दे सकते हैं। और अगर बाद में वाई दिया हुआ है तो एफ टू डैश का मतलब एफ वाई डैश होता है। और इन सब की वैल्यू निकालनी है। एफ वन वन डबल डैश, एफ वन टू डबल डैश, एफ टू वन डबल डैश एंड एफ टू टू डबल डैश। ये पॉइंट दे दिया है ताकि आपको इजी हो पुट करने के लिए और आप वैल्यू निकाल सको। चलो सभी कोई निकालो। इसका आंसर हम बता देते हैं और जिनका जिनका मैच करता है वो यस लिख करके भेजना। एफ वन डैश की वैल्यू आएगी 3, एफ टू डैश की वैल्यू आएगी 0, इसकी आएगी 6, इसकी आएगी 0। तो ऑब्वियसली इसकी भी 0 आएगी क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। और फिर एफ टू टू डैश की आ गई 2। निकालो तो सभी कोई। हाँ जी बच्चे तो देखना जरा। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर वाई स्क्वायर। जब आप एफ डैश निकालोगे तो बिल्कुल इसको छोड़ ही दो, इसको नहीं देखना, आप इसको बाहर लिख दो, काम आसान हो जाएगा। और डेल बाय डेल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इस तरीके से दिमाग लगाया करो। तो ई टू द पावर वाई स्क्वायर को रख दिया और एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फिर एट 10 निकालना है तो एफ एक्स डैश की वैल्यू आ गई x की जगह 1 और y की जगह 0। तो इंटू 3 इंटू 1 कितनी वैल्यू आ गई 3। डन। अब हम निकालेंगे एफ वाई डैश। एफ वाई डैश निकालेंगे तो अब y के रिस्पेक्ट में सोचना है तो x से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक्स क्यूब को मैंने बाहर लिख दिया और अब मैंने डिफरेंशिएशन की टेक्निक किसके ऊपर लगा दी, y कंटेनिंग फंक्शन के ऊपर। तो इनका कहना है कि आप एक्सपोनेंशियल के हिसाब से करोगे तो e टू द पावर वाई स्क्वायर। ई का रूल होता है कि पहले तो आप कॉपी कर दो फिर जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करो। अब एट 10 हमें निकालना है। एट 10 तो एफ वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी x की जगह 1 और y की जगह 0। ये क्या, ये तो 0 हो गया, सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म इसका। नेक्स्ट है एफ एक्स एक्स डबल डैश। कहाँ है फर्स्ट डेरिवेटिव, जरा ढूंढो जल्दी। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, यही है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो फिर से जो y है y कंटेनिंग टर्म को बाहर लिख दो, कांस्टेंट को भी बाहर लिख दो और डेल बाय डेल एक्स हम किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 ई टू द पावर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है। और फिर हमें निकालना है एट 10 तो निकाल लेते हैं। एफ एक्स एक्स डबल डैश इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 और y की जगह 0। तो e टू द पावर 0 विल बी 1, 3 2 जा 6, आ गई वैल्यू 6। अब हमें चाहिए एफ एक्स वाई डबल डैश, यानी जो y के रिस्पेक्ट में हो नहीं सॉरी एफ एक्स पे y लग रहा है ना, जो पहले x हो चुका है उसको y के रिस्पेक्ट में, यानी डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स।
तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स कहाँ है? ये येलो वाला पार्ट एफ एक्स ही तो है। ई टू द पावर वाई स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। अब देखो बच्चे, हमें y के रिस्पेक्ट में सोचना है। y के रिस्पेक्ट में सोचना है तो x वाली चीजों को कहाँ ले लेंगे? बिल्कुल बाहर, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। और e टू द पावर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e टू द पावर वाई स्क्वायर और इंटू 2y इंटू 2y। अब एट 1 0 निकालना है तो एफ एक्स वाई डबल डैश विल बी एट 1 0। 3 इंटू 1 का स्क्वायर ई टू द पावर 0 इंटू 2 इंटू 0, ये भी आ गया 0। देखो तो जरा, यस है ये 0। अब मेरा मन नहीं कर रहा एफ वाई एक्स निकालने का, नहीं निकालेंगे, हम सीधा लिख देंगे सिंस इट इज इक्वल टू दिस सो इट विल बी 0। जिन लोगों ने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, जी कैलकुलस, उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर किए होंगे जहां ये दोनों सेम नहीं होते। कुछ क्वेश्चन थे जहां एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स सेम नहीं होते थे, लेकिन MME2 में आपको कहीं भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा जिसमें ये दोनों सेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स और ये हमारा रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट और इन सब से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स के डीप में नहीं जाना, हमें हमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं दिया जाएगा जो कि डिसकंटिन्यूअस हो। तो हमेशा हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही दिया जाएगा, इसलिए MME2 में आप ये अपने दिमाग से निकाल लो कि ये दोनों कभी अलग भी होते हैं, ये दोनों हमेशा ही सेम होंगे। ठीक है बच्चे, ये जरूर दिमाग में नोट कर लेना। अब आ रहे हैं एफ वाई वाई डबल डैश पे, तो फिर डेल बाई डेल वाई करना है जो एक बार वाई के रिस्पेक्ट में हो चुका है। ये रहा वाई डैश एक्स क्यूब ई टू द पावर वाई स्क्वायर इंटू 2y। अब जब x y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाली चीजों को कांस्टेंट तो बाहर लिख दो ना, कांस्टेंट अंदर में क्या कर रहा है, और फिर डेल बाई डेल वाई लगाएंगे ई टू द पावर वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब तो बच्चे एक पंगा आ गया, इतना आसान नहीं है। इस पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि अब ई वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक ये वाला एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इस बार मैंने ई टू द पावर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा तो वाई का हो गया 1। नेक्स्ट टाइम मैं y को रखा, ई टू द पावर वाई स्क्वायर का किया तो इंटू 2y। अब ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करो, यहीं पर पुट कर दो एट 1 0। एफ वाई वाई डबल डैश की वैल्यू आ गई 2 इंटू 1 का क्यूब। y की जगह पे देखो बच्चे यहाँ 0 डालना है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया है, इसको तो हटाओ। और ये ई टू द पावर 0 हो गया 1। ये कितनी वैल्यू आ गई? 2। देखो तो 2 है क्या? हाँ 2 है, एग्जैक्टली आ गया। तो जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है ना आज के क्लास में, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे खुद से ट्राई करना और फिर मैच करना। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सबको आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग करेंगे तो टेंजेंट प्लेन वगैरह करेंगे जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी। तो आपको करना क्या है, आज के होमवर्क में दे रहे हैं आपको हम, PDF खोलोगे और उसमें करोगे 17 तक तो कर लिया है ना। नाउ यू कैन डू अप टू 34। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अप टू 34 करना है, 18 से 34। और जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है कि मैम नहीं मुझे कल कुछ बहुत ज़रूरी काम है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है या कुछ है, 1 मिनट। मैम क्लास 2 और 1 अपलोड कर दी है क्या? 1 तो हो चुका है, साइट पे नहीं यूट्यूब पे ही अपलोड किया गया है, शायद उसका लिंक डाला गया होगा, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको न्यू वाले वीडियोस ही मिलेंगे। और 2 अभी नहीं अपलोड हुआ है, 2 और 3 अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि एक बहुत वर्क करना पड़ता है, तो 2-3 वीडियो हो जाए तो इकट्ठे सब पे काम कर ले, डेली बाय डेली नहीं करते हम लोग। तो जब तक 3-4 क्लास नहीं इकट्ठा होगा ना तब तक हम लोग नहीं करेंगे उसको, तो वेट करना पड़ेगा अभी आपको। तो ये आ गया एफ वाई वाई डबल डैश, ठीक है। अब होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं कि आपको कर जाना है क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 34, जो कि मैंने PDF में दे रखा है, असाइनमेंट वाले PDF में। यहाँ तक आपको कर जाना है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। जिन बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है वो मोस्ट एसेंशियल होमवर्क नोट करें।
पार्शियल डेरिवेटिव निकालने वाले, यानी 28 से 34, ये तो इतना कर ही जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये इतना कर लोगे ना तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में दैट विल बी आवर क्लास 4। आज तो क्लास 3 था ना, आज की क्लास का नंबर क्या था, 3 था या 4 था, क्या है, 3। 3 तो बच्चे अभी चल ही रही है। अच्छा, कौन सा अपलोड करने के लिए बोला था, ठीक है। क्लास 4 में इसी पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट प्लेन निकालना। अब देखो बच्चे, 2D में अगर पेपर पे कोई कर्व है और उस पे अगर आपने टेंजेंट बनाया तो दैट विल बी सर्टेनली अ लाइन। लेकिन अब 3D में मान लो ये मेरा हाथ जो ये 3D का कर्व है, अम्ब्रेला जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अब इस पे देखो, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है क्योंकि ये इसको एक ही पॉइंट पे टच करा है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये सारे टेंजेंट है। अब मैंने ये असाइनमेंट वाला पीडीएफ लिया, इस पे ऐसे डाल दिया, ये भी क्या है बताओ, इस पे टेंजेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो 3D में वही टेंजेंट लाइन जो है वो टेंजेंट प्लेन का रूप ले लेता है। तो इसकी इक्वेशन निकालना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर ये 3D है तो इट विल बी लाइक दिस वे, टेंजेंट प्लेन। ग्लास व्यू है, ऊपर से दिख रहा है, अंदर वाले को डॉटेड कर दो, मतलब ऐसे और ऐसे, और डॉटेड दिखला देने का मतलब है ये नीचे है। तो ये ऊपर का टेंजेंट प्लेन है जो कि इसको टच करेगा। तो इसकी इक्वेशन निकालना सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और टेंजेंट प्लेन के साथ साथ कुछ इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। टेंजेंट प्लेन में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। फिर हेसियन मैट्रिक्स करेंगे जिसका यूज हम लोग चैप्टर 18 में करेंगे, लेकिन टेक्निक यहाँ सीखेंगे। और फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, तो ये सब करने में हमें हार्डली 2 क्लास लगेंगे, फिर हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लास लगेगा मुझे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कराने में, लेकिन बीच बीच में आप एक्सरसाइज और होमवर्क के क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो फिर ये पूरा वीक उसी में लग जाएगा, ठीक है, 1 क्लास और लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे मिलते हैं। पहले आपको अगर इन क्वेश्चंस में से कोई डाउट होगा तो पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम टेंजेंट प्लेन पे चलेंगे। ओके बच्चे, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मुझे क्लास कंक्लूड करने दो, फिर अगर आप कुछ पूछोगे तो पूछ भी सकते हो। ओके बच्चे, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में। तब तक ले गुड नाइट, बाबा, टाटा, सी यू टुमारो इन द क्लास।